हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है वो है कि भारी वर्षा से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम लगातार न्यूज़ में भी देख रहे हैं और आप जहाँ रहते हैं और वहाँ पर भी बारिश हो रही होगी, तो उसी न्यूज़ को यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। जो हिमाचल है उसमें 10 लोगों की मौत भी हो गई है और इसमें कई लोग लापता हैं। लापता लोगों में 450 पर्यटक भी बताए जा रहे हैं। पंजाब के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी के तेज बहाव से 4 लोग बह गए हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में भी भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री ने की है समीक्षा। और दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है। इसमें जो सबसे मेन न्यूज़ ये है कि पहाड़ों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। भूस्खलन व वर्षा जनित हादसों के कारण जन धन की भारी हानि हुई है। हिमाचल प्रदेश में 10 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लापता हैं। लाहौल समिति में 450 पर्यटक भी फंसे हुए हैं। पंजाब के 4 जिलों में मोहाली, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब व पटियाला में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी वर्षा से रेल परिचालन भी प्रभावित हुआ है और पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है या फिर कुछ के रूट बदल दिए गए हैं। पंजाब व चंडीगढ़ में 13 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि उन्हें बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर की भी यही स्थिति है। कई स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं एहतियातन, और आप भी थोड़ा सा इससे बच कर रहें अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हो रही है तो। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्टिकल 370 की न्यूज़ है, जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति संपन्नता का अभूतपूर्व युग है। देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बचाव किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दाखिल हलफनामे में कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पूरे क्षेत्र में शांति, विकास और संपन्नता का अभूतपूर्व युग देखा गया है। अनुच्छेद 370 निरस्त करने के ऐतिहासिक संवैधानिक कदम से क्षेत्र में विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है, जो अनुच्छेद 370 लागू रहने के दौरान नदारद थी। केंद्र ने यह भी बताया कि जो 370 है उसके हटाने के बाद वहाँ पर किस तरीके से विकास कार्य संपन्न हो रहे हैं। 370 कानून के बारे में आपको पता होगा कि वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसमें उसके लिए अलग कानून की व्यवस्था थी। वहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। वहाँ पर लड़कियों को या महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं था। तो ऐसी कई चीज़ें थीं जिनकी वजह से 370 को हटाना आवश्यक था। और इसमें प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए लगा था, जिसमें कोर्ट मामले पर विस्तृत सुनवाई के तौर पर तरीके तय करने पर आदेश दे सकता है। केंद्र के इस हलफनामे पर भी विचार हो सकता है। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटाया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत खरीदेगा 26 राफेल युद्धक विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी। देखिए, भारत अब फ्रांस से और 26 राफेल युद्धक विमान और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदे की घोषणा संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी महीने होने वाले फ्रांस दौरे के समय की जाएगी। यह सौदे की अंतिम कीमत नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा सौदे में भारत को रियायत मिलने की उम्मीद है। करार से जुड़ी जो मोल तोल है उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारतीय सेना ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीट वाले राफेल मरीन विमानों के साथ 4 ट्रेनर विमान भी मिलेंगे। नौसेना ने युद्धक विमानों और पनडुब्बियों की कमी बताई है। फिलहाल INS विक्रमादित्य और विक्रांत से पुराने पड़ चुके MiG-29 उड़ान भरते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा चुनौती को देखते हुए इन दोनों भारतीय युद्धपोतों के लिए राफेल विमानों की जरूरत है। इस बीच मेक इन इंडिया के तहत नौसेना प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के तौर पर मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि लक्ष्य सेन बने कनाडा ओपन चैंपियन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन में फाइनल में चीन के ली सिंग फेंग पर सीधे गेम में जीत हासिल की है और दूसरी BWF सुपर 500 ट्रॉफी प्राप्त की है। 21 वर्ष के खिलाड़ी ने 2022 इंडिया ओपन में पहली सुपर 500 ट्रॉफी जीती है। सेन ने रविवार को यहां फाइनल में उपस्थित ऑल इंग्लैंड चैंपियन फेंग को 21-18, 22-20 से हराया। गत वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सेन की यह पहली जीत है। ट्विटर ने गिलगित व बाल्टिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर स्थित गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र को अब भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र की लोकेशन बदले जाने की जानकारी दी है। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान यूजर्स अगर ऐप पर लोकेशन फीचर को ऑन करते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में से भेजे गए ट्वीट और सभी पोस्ट जम्मू और कश्मीर में सृजित बताई जा रही है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के लोगों को स्पष्ट रूप से ट्विटर पर अपनी लोकेशन बदली हुई नजर आ रही है। साथ ही वह पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक अकाउंट को भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। यह मुद्दा तब सामने आया है जब गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र के कई ट्विटर यूजर्स ने शिकायत की है कि वह पाक सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जब यूजर्स ने अकाउंट देखने की कोशिश की तो मैसेज आता है कि एक कानूनी मांग के आधार पर यह खाता भारत में है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी बाढ़ का खतरा नहीं, हर स्थिति से निपटने को सरकार तैयार है। सीएम ये स्टेटमेंट दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। पिछले 40 वर्षों में पहली बार दिल्ली में इतनी बारिश हुई है। दिल्ली का सिस्टम कई बार 100 से 125 mm वर्षा संभाल चुका है, लेकिन 153 mm वर्षा संभालने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से लोगों को परेशानी हुई है। ये बातें सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के साथ आपात बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता में कही है। साथ ही दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों को तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी यमुना का जल स्तर 203.58 मीटर तक पहुंच गया है और मंगलवार की सुबह तक जल स्तर 205.5 मीटर तक पहुंचने की संभावना है। अगर नदी का जल स्तर 206 मीटर को पार कर जाता है तो हम तट के पास रह रहे लोगों को राहत केंद्रों में शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट 17 को करेगा सुनवाई। दिल्ली में सेवाओं के मामले में केंद्र सरकार के जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है और अंतरिम राहत व 437 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के मामले में सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ व जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने दिल्ली सरकार को याचिका में संशोधन करने, उपराज्यपाल को भी पक्षकार बनाने को कहा है। केंद्र सरकार ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो अध्यादेश 2023 जारी किया था। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में ग्रुप A के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले के लिए एक अथॉरिटी गठित की गई है। दिल्ली सरकार ने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के सेवाओं पर नियंत्रण मामले में दिए गए फैसले को निष्प्रभावी करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सभी शहरों को 2026 तक होना चाहिए कचरा मुक्त, हरदीप पुरी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि सभी शहरों को 2026 तक 3 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग की श्रेणी हासिल करने के प्रयास करना चाहिए। यह लक्ष्य नियमित प्लानिंग, निगरानी और सुधार के उपायों पर अमल के जरिए हासिल किया जा सकता है। राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पर अमल की समीक्षा और वर्कशॉप को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि वह सफाई और कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार की आशा कर रहे हैं। समीक्षा ने राज्यों को सीखने और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने का बेहतरीन अवसर दिया है। इस मौके पर पुरी ने इंदौर में स्थापित
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भी की और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की टूलकिट जारी की है। मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कई शहरों में दशकों से चली आ रही समस्या के निदान के लिए शुरू हुए प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन में उदाहरण प्रस्तुत किया है। आईआईटी दिल्ली भी संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा अपना कैंपस। आईआईटी मद्रास के बाद अब आईआईटी दिल्ली भी देश से बाहर अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने जा रहा है, जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के अबू धाबी में होगा। दोनों देशों के बीच इस कैंपस को खोलने पर लगभग सहमति बन गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को आईआईटी दिल्ली में यूएई की शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जो इस पहल से दोनों देशों के बीच रिश्तों में और मजबूती आएगी। अब देशों के कुछ और आईआईटी भी जल्द अपने अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने का ऐलान कर सकते हैं। इसमें आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, रुड़की आदि शामिल हैं। सऊदी अरब में नौकरी के लिए 9 राज्यों में खुलेंगे टेस्टिंग सेंटर। सऊदी अरब में दशकों से श्रमिक तो जाते रहे हैं, लेकिन अब वहां इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव और हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न रोजगारों के लिए भेजा जाएगा। दोनों देश मांग आपूर्ति का समन्वय बनाते हुए युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। इसके लिए इनके बीच समझौता पहले ही चल रहा है, लेकिन अब भारत के 9 राज्यों में टेस्टिंग सेंटर खोलने की तैयारी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सऊदी अरब के ताकामोल होल्डिंग्स ने की है। भारतीय युवाओं को रोजगार की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर भेजने के लिए एनएसडीसी का कई देशों के साथ करार है। सऊदी अरब भी उनमें से एक है। इसमें हाल ही में G20 सम्मेलन में यह बात और आगे बढ़ी और सऊदी के प्रतिनिधियों ने अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही मानव संसाधन की मांग पर चर्चा की है। अमेरिकी अधिकारियों की दलाई लामा के साथ बैठक, चीन ने जताई आपत्ति। अमेरिका और चीन के बीच दलाई लामा को लेकर पहले भी कई बार तनाव रहा है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ ज़्यादा बिगड़ी दिख रही है। रविवार को नई दिल्ली में बाइडेन प्रशासन में लोकतंत्र व मानवाधिकार मामलों की अपर सचिव उजारा जिया के नेतृत्व में एक बड़े दल ने दलाई लामा से मुलाकात की। इस पर चीन के दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बयान जारी किया है। इसमें अमेरिका से कहा गया है कि वह उसके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी बंद करे। हाल के दिनों में यह पहला मौका है जब चीन ने दलाई लामा पर चीन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और तिब्बत को चीन से अलग करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि यह बयान अमेरिका के साथ ही भारत को भी संदेश देने के लिए जारी किया गया है। भारत के दौरे पर आई उजरा जिया ने विदेश सचिव विनय क्वात्रा और विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा से अलग अलग मुलाकात की। जिया की तरफ से बताया गया कि क्वात्रा के साथ उनकी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है। आज होगी भारत व मालदीव के विदेश मंत्रियों की बैठक। मंगलवार को भारत और मालदीव के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई जो दोनों होने वाली बैठक है, इसमें भारत की मदद से इस पड़ोसी देश में लगाई जाने वाली नई परियोजनाओं पर विचार होगा। हाल के महीनों में मालदीव में कई भारत विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। वैसे ये प्रदर्शन राजनीतिक वजहों से हो रहे हैं, लेकिन भारत इस मुद्दे को उठा सकता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जो जयशंकर और शाहिद के बीच बैठक में दूसरे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। भारत मालदीव को एक अहम पड़ोसी देश के तौर पर देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मालदीव के साथ रिश्तों को काफ़ी महत्वपूर्ण जगह दी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के कूटनीतिक गतिविधियों केंद्र बनने की वजह से मालदीव की अहमियत बढ़ गई है। इस छोटे से द्वीप देश में अमेरिका अपना दूतावास खोलने जा रहा है। ब्रिटेन के साथ एफटीए में रोजगार परक सेक्टर पर होगा फोकस। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते में भारत का फोकस रोजगार परक सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी करना होगा, ताकि निर्यात के साथ घरेलू स्तर पर रोजगार भी बढ़ सके। भारत की कोशिश है कि ब्रिटेन में होने वाली गारमेंट, लेदर, जेम्स और
ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे आइटम के निर्यात पर शुल्क 0 हो जाए या यह शुल्क नाम मात्र का हो, जिसमें भारतीय वस्तुएं ब्रिटेन के बाजार में दूसरे देशों के साथ आसानी से प्रतिस्पर्धा कर सकें। अभी ब्रिटेन के बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं। सर्विस सेक्टर में भी भारत अपने प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन से अधिक कारोबारी अवसर दिलाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है और अब अगले चरण में बातचीत के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 10 से 12 जुलाई तक ब्रिटेन के दौरे पर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि इकोनॉमी से निवेश तक भारत की साख बढ़ी है। 2075 तक भारत न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहले नंबर पर चीन होगा। दिग्गज वैश्विक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन मैन स्पैश के मुताबिक आबादी के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है, इसलिए उसकी जीडीपी में नाटकीय रूप से विस्तार होने का अनुमान है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत अभी 5वें स्थान पर है। अमेरिका 23.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन 17.7 लाख करोड़ डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जापान है जिसकी जीडीपी 4.9 लाख करोड़ है। चौथे स्थान पर 4.3 लाख करोड़ के साथ जर्मनी है और 3.2 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ भारत 5वें स्थान पर है। गोल्ड्समैन सैश रिसर्च के भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता का कहना है कि अगले 2 दशक में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर भारत की निर्भरता का अनुपात सबसे कम होगा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की है कि भारत की अगले 20 वर्षों में बड़े देशों पर निर्भरता का अनुपात सबसे कम रहेगा। अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं में 4 भारतवंशी। भारतीय मूल की 4 महिलाएं फोर्ब्स की अपना मुकाम खुद हासिल करने वाली 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इन चारों महिलाओं की कुल संपत्ति 4.06 अरब डॉलर है। जो महिलाएं सूची में जगह बनाने में कामयाब रही हैं उनमें कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और सीईओ जयश्री उलाल हैं। आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग फर्म सिंटे की नीरजा सेठी, क्लाउड कंपनी कंप्यूटेट की मुख्य तकनीक अधिकारी और सह संस्थापक नेहा नरखेड़े और पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन इंदिरा नुई हैं। फोर्ब्स ने कहा है कि शेयर बाजार में तेजी के चलते इन 100 महिलाओं की संपत्ति रिकॉर्ड 124 अरब डॉलर पहुंच गई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 3 माह के उच्चतम स्तर पर। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में बेहतर प्रभाव की बदौलत जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 3 माह के उच्च स्तर पर रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डाटा के अनुसार पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 8,637 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इससे पहले मई में 3,240 करोड़ और अप्रैल में 6,480 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, जबकि इसी वर्ष मार्च में 20,534 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ है वैगनर प्रमुख ने की पुतिन से मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सशस्त्र संगठन वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवनेगी प्रिगोजिन ने मुलाकात की। दोनों की भेंट मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में हुई है। यह जानकारी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दी है। प्रिगोजिन वही है जिसने 24 जून को रूसी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का ऐलान करते हुए रूस के रोस्तोव शहर के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था। मॉस्को के लिए मार्च शुरू किया गया था, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के समझाने पर प्रिगोजिन ने विद्रोह का रास्ता छोड़ा और रोस्तोव छोड़कर अपने लड़ाकों के साथ बेलारूस चले गए थे। भारत मलेशिया करेंगे सेना तकनीकी सहयोग के सहमति पत्र में संशोधन। भारत और मलेशिया सोमवार को 1993 के द्विपक्षीय मिलिट्री और तकनीकी सहयोग में संशोधन के एक सहमति पत्र पर दस्तखत करने के लिए रजामंद हो गए हैं। 4 दशक पुराने सहमति पत्र के संशोधन पर हस्ताक्षर से भविष्य में दोनों देशों की तीनों सेनाओं के बीच व्यापक द्विपक्षीय गतिविधियां हो सकेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम समेत सर्वोच्च नेताओं से लाभकारी वार्ता की है। राजनाथ सिंह रविवार को ही अपनी 3 दिवसीय मलेशिया यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचे हैं। बृहत्तर रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के बाद से यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जिसकी घोषणा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान की थी।
चलिए, तो ये आज का 11 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।